नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति योगी और स्वागत है आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे 12वां जो चैप्टर था ब्रज भाषा का जो विकास, ब्रज भाषा का साहित्यिक के रूप में विकास, तो उसका हमने आधा कंप्लीट कर लिया था। अब उसका हम करने वाले हैं काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का स्वरूपगत विकास। पहले पन्ने इससे अब पहले वाला कंप्लीट किया, अब यहाँ पर इसका ब्रज भाषा का स्वरूपगत विकास बात करेंगे। तो इसका पहला है सुर पूर्व युगीन ब्रज भाषा की भाषाई विशेषताएं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहले अपन ने ऊपर 4 प्रकार के पढ़े थे, सुर पूर्व युगीन, फिर सुरदास युगीन, फिर अलग, मतलब 4 प्रकार के थे। और इसमें भी फिर वापस वही 4 प्रकार के अलग अलग होंगे। तो सुरपूर्व युगीन ब्रज भाषा की भाषाई विशेषता, पहला है ध्वनियों के स्तर पर। तो ध्वनियों के स्तर पर बहुत से शब्दों में इस काल में ण मिलता है, जो कि बाद की ब्रज भाषा में न के रूप में आने लगा। जैसे जोगी सोई जान ये जगते रहे उदास, तो अण की जगह न प्रयोग होने लग गया। फिर ऐ और औ की बहुतायत है। ऐसे प्रयोग 3 प्रकार में दिखाई देते हैं, जैसे कि अवहट जैसे प्रयोग में संध्याक्षरों जैसा चालव्यु धरई उच्चारण किया गया है, जैसे सुत सुत कहई वयण उच्चरई जाखू मणियार, जिसमें ऐ और औ ए व ओ की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे माधव भरम केसहू ने बिलाई रेदास। और कहीं कहीं ए और औ का प्रयोग सामान्य रूप में, जैसे ज्यों ज्यों नर स्वार्थ करे मच्छंदर नाथ, तो ऐसा प्रयोग होने लग गया ए और औ का। फिर है व्याकरण के स्तर पर सुर पूर्व ध्वनियों के स्तर पर हो गया। अब है व्याकरण के स्तर पर। व्याकरण के स्तर पर सुर पूर्व ब्रज भाषा में निम्नलिखित प्रसर्ग विशेष रूप से दिखाई देते हैं। सबके अंदर यही, जैसे कि पहले पन्ने मतलब कि ये प्रसर्ग, फिर सर्वनाम, विशेषण, क्रियाएं, ये सब कुछ अपन पहले पढ़ रही, वही सबके अंदर उसी का प्रयोग होने लगता है। बट ऐसा है कि किसी के अंदर कोई जैसे कि वही, मतलब कोई प्रसर्ग विशेष ही अलग अलग का उपयोग किया गया, वही अपन पढ़ेंगे। कर्ता ने संबंध को के की करण सम सऊ ते तही अधिकरण मांझी और संप्रदान लागी। प्रसर्गों के साथ साथ कुछ विभक्ति पर आधारित मिलते हैं। ही विभक्ति से कई कारकों का काम लिया जाता है। कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनमें न विभक्ति होती है तथा न ही कोई प्रसर्ग होता है, न तो कोई विभक्ति होती है और न ही कोई प्रसर्ग। सर्वनाम इस प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। उत्तम पुरुष में हऊ हो मई मऊ मोही, बहुवचन में हमारो हमार। मध्यम पुरुष तू तुम तिहारो, बहुवचन में तिहारो तुम्हारो। अन्य पुरुष में सो वह वही। फिर प्रश्नवाचक को कवण कऊ और संबंध में जो। उदाहरण तुम बिनु और न कोऊ मेरो, तो तुम और कोऊ क्या हो गया, एक सर्वनाम हो गया। फिर है क्रिया संरचना में क्रियाओं के मुख्य इस प्रकार चलते हैं। वर्तमान काल करत जात, भूतकाल कियो, भविष्य काल करही जाही। भविष्य काल का ज्ञ रूप अभी भी मिलना शुरू नहीं हुआ। और सहायक क्रिया भयो भय भई है हई हऊ है। तो अपना वो सुर पूर्व युगीन हो गया। अब अपन आते हैं सुर युगीन ब्रज भाषा की भाषीय विशेषता। तो इसमें है ध्वनि संरचना। सुर के समय तक ण का प्रयोग समाप्त हो गया, उसमें ण का प्रयोग के स्थान पर न का प्रयोग होने लगा था। और इसमें न का मतलब बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ, पर कुछ जगह होता था, और इसमें ण का प्रयोग बिल्कुल समाप्त हो गया, प्राय न का प्रयोग किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त शेख का प्रयोग भी व्यवहारिक रूप से समाप्त हो चुका है। उदाहरण के लिए, जो उनके गुण नाही और गुण बहे काहे ते
नंद दास, तो गुण गुण अर्ण की जगह गुण की जगह क्या हो गया, न हो गया। फिर है शब्दावली। सूरदास के युग में ब्रज भाषा का कुछ विस्तार हुआ। शब्दावली का मूल आधार ब्रज प्रदेश की बोली ही रहा, किंतु बाहर से भी कुछ प्रयोग आए, जैसे अवधि के जेही तेही जैसे प्रयोग, गोड़ आपन हमार जैसे पूर्वी प्रयोग, कुछ पंजाबी प्रयोग जैसे महंगी शब्द प्यारी के अंत में। फिर है व्याकरण कारक व्यवस्था। व्याकरण में कारक व्यवस्था, कर्ता ने कर्म को कऊ कऊ, करण ते तई सो, उदाहरण सुनहु मधुप, निर्गुण कटंक ते राजपंतम क्यों रुंदम, संप्रदान लो अपदान लागी, संबंधों को के की, उदाहरण अब धो कहाँ किया चाहत हो, चाड़हु निरस ज्ञान, अधिकरण में माही पेपर में कोर काको गुसैया। सर्वनाम व्यवस्था। प्रमुख सर्वनाम इस प्रकार हैं, एक वचन बहुवचन। उत्तम पुरुष हऊ में हमें हमारो, मध्यम पुरुष तू तई तुम तुम्हारो, अन्य पुरुष वह वाकी वह वाको, और प्रश्न को कौन, संबंधवाचक जो याके याकी, उदाहरण याकी सीख सुनो वेज को रे, रेख न रूप बरन नहीं ताको हमें बतावत, निर्गुण कौन देश को बासी। तो यह हो गया सर्वनाम। फिर क्रिया संरचना। वर्तमान के लिए तय रूप है, जैसे करत करती इत्यादि, उदाहरण निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते शाम सिधारे। भूतकाल के लिए कियो जैसी ओकारांत क्रियाएं प्रयोग में लाने की प्रवृत्ति हैं। भविष्य काल के लिए गए और है रूप चलते हैं, जैसे करही करेगो, और सहायक क्रियाओं में है हऊ हो वर्तमान के लिए तथा हुते हुतो भूतकाल के लिए प्रमुख है, उदाहरण लोचन जल कागद मिली के हवे गई, श्याम श्याम की पाती, ऊंधो मन में भयो बांस, एक हुतो सो गयो, संग को अवराधे ईश। फिर है वचन संरचना। वचन संरचना में एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाने वाले प्रत्ययों के प्राय दो रूप मिलते हैं। अनुनासिक रूप, जिसमें केवल चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे अखियां बत्तियां आदि, उदाहरण अखियां हरिदर्शन की भूखी, अखियां हरिदर्शन की भूखी। अनुनासिक के अंदर क्या होता है, चंद्र बिंदु लगाकर। फिर है न या अन रूप, सखियन ब्रिजवासियन ग्वालियन इत्यादि रूप, जिनमें न इन तथा अन प्रत्यय लगाया जाता है, उदाहरण ब्रिजवासियन के नहीं काम की तुम्हारे की ही है ठोर। तो यह हो गया सुरवर्ती ब्रिज भाषा की विशेषताएं। अब है सुर परवर्ती ब्रिज भाषा की विशेषताएं। कुछ विभक्तियों के प्रयोग की परंपरा दिखती है, जिनमें दो विभक्तियां प्रमुख ही क्रम कारक के अंतर्गत तथा नु करण या अपादान कारक के रूप में, उदाहरण पवन जलावत आगी को दिपही देत बुझाए, सोहे करे भाहानु हंसे देन कहे नट जाए। परसर्ग सामान्य रूप से सुरयुगन काव्य के ही है। फिर है सर्वनाम। सामान्यतः सर्वनामों की व्यवस्था भी पहले जैसी बनी रही। कुछ नए सर्वनाम दिखते हैं, जैसे कैसी सर्वनाम वर्तमानकालीन जैसी के अर्थ में मिलता है, उदाहरण सुरजन कैसी, सुरजन ही में साही भी हैं। इसके अतिरिक्त तेते तेती जेते जेती और सर्वनाम भी इस काल में विकसित हुए हैं, उदाहरण तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, उतने ही पाँव पसारने चाहिए जितनी लंबी अपनी शोल या फिर कंबल हो। क्रियाएं भी सामान्यतः वैसी ही है जैसी सुरकालीन भाषा में दिखती हैं। वर्तमान काल के लिए तय रूप प्रचलित है, उदाहरण कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। भूतकाल के लिए कियो चलो गयो बंदियों जैसे प्रयोग काफ़ी प्रचलित हैं, जैसे अली कली ही सो बंदियों आग कौन हवाल। सहायक क्रिया के रूप में भय का प्रयोग दिखाई देता है, उदाहरण चित्तु पित्त मारक जोग गुनी भयो भय सुत सोग। फिर है वचन व्यवस्था। आप प्रत्यय का प्रयोग प्राय
बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण, पिए प्यारे तिहार निहारे, तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती है। अन व इन प्रत्ययों का प्रयोग भी बहुवचन के लिए पहले की तरह चलता रहा। उदाहरण, हम आरत भारत वासीन पे अब दीन दयाल दया करिए। अखिल भारतीय काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा। आदिकाल और भक्तिकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक उदाहरण तो मिलते हैं, किंतु यह एक स्थान विशेष तक सीमित थी। अमीर खुसरो और सूरदास जैसे कवियों के यहाँ ब्रज भाषा काव्य की परंपरा थी। भक्ति काल के बाद अचानक ऐसा हुआ कि ब्रज क्षेत्र के बाहर के कई कवि ब्रज भाषा में कविताएं लिखने लगे। इसी का संकेत करते हुए आचार्य भिखारी दास को कहना पड़ा, ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही ने अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बोली है सो जानिए। ब्रज भाषा केवल ब्रजवासियों की नहीं, ऐसे ऐसे कवियों की है जिनको आप जान भी नहीं सकते या फिर जानो। मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। मध्यकाल के तो फिर आ जाता है ब्रज भाषा के अखिल भारतीय भाषा होने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि पूरे आर्य भाषा क्षेत्र में ब्रज भाषा का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। ध्यातव्य है कि यहाँ अखिल भारतीय का अर्थ भारत के पूरे क्षेत्र से नहीं है। ब्रज भाषा के अखिल भारतीय विस्तार के कारण। ब्रज की इस सफलता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। इसका मूल कारण यह था कि सूरदास के हाथों में पढ़कर ब्रज भाषा श्रृंगार की विशेषीकृत भाषा बन गई थी। रीतिकाल श्रृंगार की प्रधानता का युग है। उसमें न तो अवधि का औदात्य स्वाभाविक हो सकता था और न ही खड़ी बोली की अखड़ता उसके लिए सहज थी। फिर रीतिकाल में मुक्तक परंपरा का अभूतपूर्व विकास हुआ। मुक्तक काव्य में वही भाषा सफल हो सकती है जिसमें चंचलता व तेजी अधिक हो, न कि गंभीरता और औदात्य। यह केवल संयोग नहीं था कि भक्ति काल में प्रबंध काव्य काफी लिखे गए, जबकि रीतिकाल के अधिकांश काव्य मुक्तक ही रहे। रीतिकाल में मुक्तक की अधिकता स्वभावतः ब्रज भाषा को ही स्वीकार्य बनाती हैं। फिर तत्कालीन राजनीतिक स्थिति ने भी इसमें भारी योगदान दिया। केंद्रीय शासन स्थापित होने के कारण दूर दूर तक ऐसे दरबार अस्तित्व में आए जहां श्रृंगार और कलात्मकता की खोज करना ही साहित्य का प्रयोजन था। इस वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों तक ब्रज भाषा सफल होती हुई दिखाई पड़ती हैं। भक्ति काल के साथ भक्ति की काव्यधारा समाप्त नहीं हुई, भक्ति सीमित रूप से चलती रही और रीतिकाल के प्रमुख कवियों ने जिस काव्यधारा को अधिक महत्व दिया वह कृष्ण भक्ति काव्यधारा थी, जिसका परंपरागत शब्द ब्रज भाषा से ही था। फिर रीतिकाल के ये अलग अलग काल, रीतिकाल, भक्ति काल। रीतिकाल के माहौल में कलात्मक आनंद की आवश्यकता जन सामान्य भी महसूस करने लगा था। 300 साल लंबे भक्ति काल के बाद जनता की चित्तवृत्ति का बदलना स्वाभाविक ही था। अब कविता से लोक जागरण तथा प्रगतिशीलता के तत्वों की कम आनंद मूलक तत्वों की अपेक्षा ज़्यादा होने लगी थी। ब्रज भाषा में निहित कलात्मक श्रेष्ठता, अद्भुत कोमलता, संगीतात्मक लय और प्रवाह को धारण करने की उच्च क्षमता, इन सभी गुणों ने ब्रज भाषा को स्वभावतः इस चित्तवृत्ति के लिए अनुकूल बना दिया। ब्रज भाषा के अखिल भारतीय भाषा होने के प्रमाण। तो तुलसी का संबंध अवध क्षेत्र से था। वह संस्कृत और अवधी के विद्वान भी थे तुलसीदास, किंतु उन्होंने अपनी कई कविताओं को ब्रज भाषा में लिखा। तुलसीदास जी भी अवध क्षेत्र के थे और वह संस्कृत और अवधी के दोनों विद्वान थे, दोनों भाषाओं के, पर फिर भी उन्होंने ब्रज भाषा में कई कविताएं उन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखी। कवितावली व विनय पत्रिका इस दृष्टि से श्रेष्ठ रचनाएं हैं। उनकी ब्रज भाषा के एक सुंदर उदाहरण उन्होंने, एक तो कवितावली और विनय पत्रिका इनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। तो इसके एक उदाहरण है ब्रज भाषा का सुंदर। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन है खोटो। कि उन्होंने कहा कि राम से बड़ा कौन है और कौन उनसे छोटा है, और कौन राम जितना खरा, कि राम जितना सत्यवादी है, राम जितने सत्य बोलते थे उतना कौन सत्य बोलते हैं और कौन उतना झूठ बोलते हैं। कौन उससे उनके जितना वो सच बोलते हैं कौन उससे ज़्यादा ऐसे झूठ बोलते हैं। तो वो पंजाब के कुछ कवियों ने
पंजाब के कुछ कवियों ने भी ब्रिज भाषा काव्य की रचना की, जैसे कि गुरु नानक देव के समय से ही गुरु परंपरा पर ब्रिज भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है, जो कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह में स्पष्ट रूप से दिखा। इनका समय भी रीतिकाल का है। ये प्रभावित अति स्वाभाविक है। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी ने। उन्होंने लिखा, केते मारी डारे और केतक चबाई डारे, कतक बगाई डारे, काली कोपी तबही। जो डारे के ना वो कुछ खाने के होते हैं ना, तो कैसे उसको मारे, केतक चबाई कैसे उसको खाए, तो उसके बारे में। राजस्थान तो रीतिकाल में ब्रिज भाषा का गढ़ रहा है। राजस्थान में इस समय ब्रिज भाषा के 2 रूप दिखाई पड़ते हैं। पहला रूप उसका प्रतिष्ठित रूप है जो बिहारी जैसे कवियों में दिखता है, और दूसरा रूप मीराबाई के काव्य में दिखता है, जिसमें ब्रिज भाषा राजस्थानी भाषा से मिलकर एक संश्लिष्ट रूप से सामने आती है। तो उनके दोनों के उदाहरण हैं बिहारी और मीराबाई के। कहत नटत रिजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैने नु ही सो बात। किन्होंने बताया, बिहारी ने। ये कहाँ की भाषा है? राजस्थान की। फिर है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। और ये किसका है? मीराबाई का। कि मीराबाई पग के अंदर घुंघरू बांध के नाचती है, वह तो सिर्फ अपने नारायण की हो गई दासी, और लोग कहते हैं मीरा भवई बावरी की, मीरा बावली हो गई है। और जो बोध और न्यात जो उनके ससुराल वाले वो कहते कि वो तो एक कुल नासी रे। तो ये राजस्थान का वे। इस समय मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर भी ब्रिज भाषा काव्य की रचना होती रही। केशवदास लंबे समय तक ओरछा के राज्य में दरबारी कवि बनकर रहे। रोचक तथ्य है कि रीति काव्य का प्रवर्तन केशवदास ने मध्य प्रदेश में रहते हुए किया, जबकि आगे के रीति काव्य का मुख्य संबंध राजस्थान से रहा। केशवदास की ब्रिज भाषा का एक नमूना द्रष्टव्य है। यद्यपि सुजाति सुलछनी सुबरन सरस सुवृत, भूषण बिनु ने बिराज ये, कविता वनिता मित। यह है केशव दास। रीतिकाल के दौर में ब्रिज भाषा महाराष्ट्र भी पहुंची। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने औरंगजेब के साथ जब लड़ाइयाँ लड़ी तो उनके दरबारी कवि भूषण उनके साथ ही रहे। उन्होंने शिवाजी की प्रशंसा में जो कविताएं लिखी वे मराठी में नहीं ब्रिज भाषा में रची, जिससे सिद्ध होता है कि तत्कालीन महाराष्ट्र तक में ब्रिज भाषा काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत थी। तेज तम अंश पर कान्हे जिमी कंश पर, त्यो मलछे वंश पर शेर शिवराज हैं। तो इसमें वही कि ब्रिज भाषा का ये पूरा कि ब्रिज भाषा का विस्तार किस किस प्रदेश में किस किस राज्य में फैला, वो सब उसी के बारे में है। ब्रिज भाषा का प्रभाव दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से दिखाई पड़ता है। रीतिकाल से बहुत पहले ही अमीर खुसरो ने दिल्ली में रहते हुए ब्रिज भाषा काव्य के आरंभिक नमूने प्रस्तुत किए। यह भी रोचक तथ्य है कि ब्रिज भाषा काव्य की शुरुआत ब्रिज क्षेत्र में नहीं बल्कि दिल्ली और राजस्थान में हुई। अमीर खुसरो की ब्रिज भाषा का नमूना इस प्रकार है। मेरा मोसे सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासे चिकन ना खोऊ दिशा, ए सखी साजन ना सखी सीसा। फिर है, रीतिकाल के अंत तक भारतेंदु युग की शुरुआत में दिखाई पड़ता है। ब्रिज भाषा न सिर्फ लखनऊ जैसे अवधी भाषा क्षेत्र में बल्कि बनारस के संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र में काव्य भाषा के रूप में आसीन हो चुकी थी। न सिर्फ भारतेंदु बनारस बलिया इस क्षेत्र में ब्रिज भाषा काव्य की रचना कर रहे थे, बल्कि उनके मंडल के सभी सदस्य बनारस, कानपुर और लखनऊ में फैले हुए थे। एक उदाहरण है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, रोवहु सब मिलके आ बहु भारत भाई, हा हा भारत दूर दशा न देखी जाई। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्रों में भी ब्रिज भाषा का काव्य भाषा के रूप में प्रचलन दिखाई पड़ता है। भक्ति काल में ही कुछ ऐसे संकेत दिखने शुरू हो गए थे जो बाद के समय में भी दिखते रहे। उदाहरण के लिए गुजरात के नरसी
मेहता के काव्य में ब्रज भाषा का प्रभाव परिलक्षित होता है। इसी प्रकार जब ब्रज भाषा का प्रभाव बंगाल पहुंचा तब इसकी कोमलता और मधुरता से चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रभावित हुए। यहाँ ब्रज के प्रभाव से एक नई शैली ही चल पड़ी जिससे ब्रज बोली कहा गया। फिर आ जाता है निष्कर्ष। वस्तुतः ब्रज भाषा का यह स्तर आधुनिक काल के आरंभ से पूर्व तक ही रहा। आधुनिक काल की अपेक्षाओं पर ब्रज भाषा खरी नहीं उतर सकी, अतः उसकी अखिल भारतीय स्वीकृति छीजने लगी। खड़ी बोली आधुनिकता की प्रवृत्तियों को धारण करने के कारण देखते ही देखते उसकी तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गई। तो ब्रज भाषा के ऊपर टिप्पणियाँ तो अपन क्या करेंगे, ये ब्रज भाषा के ऊपर टिप्पणियाँ अपन यहाँ से ना कल करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही है, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो अपन यहाँ से कल करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।